Hey guys, my name is Jitesh and in today's video I will be sharing with you 9 mistakes that a lot of students make which drastically reduces their band score in IELTS speaking and how you can avoid making these mistakes. And guys, make sure कि आप वीडियो के एंड तक बने रहना because in the end of this video I will also be sharing with you some critical test day tips and tricks. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्टिंग विद द पार्ट 1 ऑफ आइल्ट्स स्पीकिंग. तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि आइल्ट्स स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो दोस्तों जो पार्ट 1 होता है वो सबसे इजी होता है, सबसे सिंपल होता है. उसमें आपसे सिर्फ आपके बारे में ही क्वेश्चंस किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, डू यू वर्क, डू यू स्टडी, वेयर डू यू लिव एंड सो ऑन. So the mistake number 1 that a lot of students make in IELTS speaking part 1 is being too brief. तो दोस्तों ये वाली सिली मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं. वो क्या करते हैं स्पेशली इन पार्ट 1, अपना आंसर सिर्फ एक वर्ड में या फिर एक सिंगल लाइन में दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर उनसे पूछता है डू यू लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट, तो वो क्या करेंगे, इसका आंसर सिंपली बोल देंगे अ हाउस या फिर एन अपार्टमेंट, या फिर एक सिंगल लाइन में बोल देंगे कि आई लिव इन अ हाउस या फिर आई लिव इन एन अपार्टमेंट. तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको इसका आंसर थोड़ा एक्सटेंड करके बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द इनर सिटी बट आई हैव जस्ट मूव्ड. आई नाउ रेंट अ बिग हाउस विद अ बिग बैकयार्ड इन द आउटर सिटी एंड इट्स ग्रेट. तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना आंसर थोड़ा एक्सटेंड करना है. बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं करना. आपको सिंपली 2 या 3 लाइन का आंसर बोलना है, एक्सेप्ट फॉर गिविंग शॉर्ट आंसर्स विद सिंगल फ्रेजेस और सिंगल वर्ड. द मिस्टेक नंबर 2 इज यूजिंग अ मेमोराइज्ड आंसर. तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आइल्स के टास्क 1 में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर्स घर से ही मेमोराइज करके जाते हैं, घर से याद करके जाते हैं एंड उस आंसर को एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जाम सेंटर में एग्जामिनर के सामने बोल देते हैं. जिससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर उन स्टूडेंट्स का बहुत गलत इंप्रेशन जाता है. क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर्स को इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है कि उनको पकड़ना होता है कि कोई स्टूडेंट आंसर को मेमोराइज करके तो नहीं बोल रहा है. इसलिए दोस्तों आपको अपना आंसर मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है. आपको एट द मोमेंट एग्जाम सेंटर में बैठे हो जो भी आपके दिमाग में आए आपको वही चीज बोल देनी है. क्योंकि दोस्तों आइल्ट्स के एग्जाम में आपको आपके पर्सनल ओपिनियन के बिहाफ पे बैंड्स नहीं मिलते. आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल या फिर आप इंग्लिश में कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, सिर्फ उसके बिहाफ पे बैंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. मिस्टेक नंबर 3 इज एडिंग इन इररेलेवेंट मेमोराइज्ड वर्ड्स. तो दोस्तों यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आइल्ट्स की वीडियोस बनाते हैं जो आपको बताएंगे कि यूज दीज वर्ड्स टू स्कोर 8 बैंड्स या फिर 9 बैंड्स इन योर आइल्ट्स स्पीकिंग, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है. दोस्तों दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. ऐसा कुछ भी नहीं होता. देयर आर नो मैजिक वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप 8 या 9 बैंड्स आइल्ट्स स्पीकिंग में स्कोर कर सकते हो. हाउएवर देयर आर सम रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट वर्ड्स. तो दोस्तों लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल कि आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि डू यू लाइक द रेन. देन इन दिस केस जो रेन वर्ड है आपको उससे रेलेवेंट, उससे रिलेटेड जो और वर्ड्स है उनका यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल रेन से रिलेटेड हो सकता है वेट या फिर ड्रेंच्ड या फिर ड्रिजल, या फिर आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज करना है जो रेन से रिलेटेड हो. फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्युटली सोक्ड या फिर द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ एंड सो ऑन. आपको इन टाइप्स के वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज करना है. व्हाई? सिंपली बिकॉज दे आर रेलेवेंट. आपको किसी डिफिकल्ट वर्ड का यूज नहीं करना है जस्ट बिकॉज इट साउंड्स फैंसी. उससे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर बैंड स्कोर इट माइट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इट. क्योंकि अगर आप उस वर्ड का किसी गलत सेंटेंस में यूज कर देते हैं, किसी ऐसे सेंटेंस में यूज कर देते हैं जिसमें उस वर्ड का कोई रेलेवेंस ही नहीं है. So my verdict on this is that you must stick to the relevant words. Moving on to the task 2 of IELTS speaking section. तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जो IELTS speaking section का टास्क 2 होता है उसमें आपको एक क्यू कार्ड प्रोवाइड किया जाता है. उस क्यू कार्ड पे एक टॉपिक लिखा होता है, एक क्वेश्चन लिखा होता है एंड उस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट 1 मिनट आपको उस आंसर को रेगुलर 2 मिनट्स तक विदाउट स्टॉपिंग बोलना होता है. So the mistake number 4 that a lot of students make in IELTS speaking part 2 is
थिंकिंग दैट दे कैन नॉट डिविएट फ्रॉम देयर क्यू कार्ड टॉपिक। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो उनका क्यू कार्ड टॉपिक है उनको लगातार 2 मिनट्स तक उसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, वो उस टॉपिक से थोड़ा भी इधर उधर डिविएट नहीं हो सकते। दोस्तों दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। आप अपने क्यू कार्ड के टॉपिक से थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट हो सकते हैं एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू योर इनिशियल क्यू कार्ड टॉपिक। तो दोस्तों लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल आपका क्यू कार्ड का टॉपिक आ जाता है कि टॉक अबाउट अ वेबसाइट दैट यू रिसेंटली यूज्ड। सो इन दिस केस आप किसी ऐप के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी गेम के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों वेबसाइट से रिलेटेड है। ये वेबसाइट से बिल्कुल ही अलग नहीं है, बिल्कुल ही डिविएटेड नहीं है। मिस्टेक नंबर 5 इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। So this is the most common mistake that a lot of students make in their IELTS speaking part 2। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना के जाते अपने IELTS स्पीकिंग के पार्ट के लिए। तो उनके साथ क्या होता है, जो वो अपने 1 मिनट के प्रिपरेशन टाइम में पॉइंटर्स नोट डाउन करते हैं बोलने के लिए, वो सारे पॉइंटर्स उनके फर्स्ट 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। एंड जो बचा हुआ 1 मिनट होता है, नेक्स्ट 1 मिनट में वो उन्हीं पॉइंटर्स को बार बार रिपीट करके बोलते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी विच हेल्प्स यू टू यूज अ वाइड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस along with some good vocabulary and which lets you to speak for 2 minutes as well. The mistake number 6 is thinking you have made a mistake if the examiner stops you. तो दोस्तों आपको बोलते बोलते एग्जामिनर बीच में रोक सकता है। इवन इफ यू आर हाफ वे थ्रू योर सेंटेंस, आपको स्टिल एग्जामिनर बीच में रोक सकता है सिंपली बाय सेइंग थैंक यू। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि आपने कुछ गलत कर दिया है या आपने कुछ गलत बोल दिया है इसलिए एग्जामिनर आपको बोलते बोलते बीच में रोक रहे हैं। एग्जामिनर्स ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज यू हैव रीच योर 2 मिनट मार्क। आपने अपना 2 मिनट का मार्क कंप्लीट कर दिया, आपको लगातार बोलते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए आपको एग्जामिनर रोक रहे हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 3 ऑफ IELTS स्पीकिंग एग्जाम। तो दोस्तों जो IELTS स्पीकिंग एग्जाम का पार्ट 3 होता है उसमें यू विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द एग्जामिनर and the topics of the conversation will carry on from the part 2 of your IELTS speaking exam. The mistake number 7 is thinking that you cannot ask the examiner to repeat the question. तो दोस्तों जो IELTS स्पीकिंग सेक्शन का पार्ट 3 होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड डीप होते हैं। तो इसीलिए चांसेस आर कि आपको एक बार में क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आएगा। एंड ऐसी सिचुएशंस में दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितना थोड़ा बहुत उनको समझ आया होता है उसी के बिहाफ पे गलत शलत आंसर्स बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन by simply just saying I'm sorry I couldn't understand the question, can you please repeat it. Mistake number 8 is putting too much emphasis on grammar। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपने IELTS के स्पीकिंग पार्ट 3 में कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से ही ये ना सोचने लग जाओ कि अब मेरे को एक सिंपल सेंटेंस का यूज करना है, अब मेरे को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करना है, अब मेरे को एक कंपाउंड सेंटेंस का यूज करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में काफी सारे फिलर्स आने लग जाएंगे which would seriously bring down your band score in IELTS speaking. So what you have to do is you have to create a balance, a place where you are using a wide range of grammatical complex sentences along with a good vocabulary and without disrupting your pronunciation. Mistake number 9 is not giving thoughtful answers. तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपने IELTS speaking part 3 में that you are giving very thoughtful answers. Now, in order to do that, you have to make sure that you are using a flexible grammar along with a wide range of vocabulary, less common vocabulary. तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आप सोच रहे हो आप वही सेम बोल रहे हो। एंड दोस्तों लेट्स अज्यूम कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बोलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, देन इन दैट केस यू कैन यूज वर्ड्स सच एज I suppose that's an interesting question, I've never thought about that. या फिर you can just simply say to the examiner, let me think about that for a minute. So finally guys, moving on to the last but not the least, the most critical test day tip is being relaxed. तो दोस्तों you have to make sure कि अपना IELTS speaking का एग्जाम देने जाने से पहले you are completely relaxed, you are not under any kind of stress, you are not having anxiety, you are not nervous. क्योंकि दोस्तों अगर आप नर्वस हुए, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा होगा या अगर आपको एंजाइटी हो रही होगी, then that alone is enough to cut 1 band from your IELTS speaking band score. तो दोस्तों आप रिलैक्स होने के लिए आप जो भी करना पसंद करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, अगर आप योगा करना पसंद करते हो, अगर आप मेडिटेट करना पसंद करते हो, then I would highly recommend that you do that. So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.